मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड की क्लास में हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था मूल अधिकार, उसको आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर न केवल आपके कोर्स से रिलेटेड है, बल्कि ये कोई भी कंपटीशन जो आप देंगे उससे रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए आप इसको वैसे भी पढ़ और सुन सकते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में मूल अधिकार क्या हैं और भारतीय संविधान से पूर्व इसका किस तरह से प्रावधान किया गया था या किस तरह से डिमांड की थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और एक तरह से हम कहें कि भारतीय संविधान में बहुत विस्तार से इसको दिया गया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का, ये अधिकार बहुत विस्तार से दिया हुआ है और इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य जो था वो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वाधीनता है उसको सुनिश्चित करना था और इसीलिए अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार के तहत नागरिकों को, जो मूल संविधान था भारतीय, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन जो छठी स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता, वो जब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार जो हमारा था संपत्ति का अधिकार, जब उसको समाप्त किया गया तो उसी के साथ साथ ये स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। इस तरह से अब अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने या अपने विचारों के प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस के माध्यम से, यानी हम पब्लिश भी करा सकते हैं अपने विचारों को, ये भी एक साधन है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे बहुत व्यापक रूप में दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे देखा गया कि न्यायालय का अपमान होने लगा, शिष्टाचार और सदाचार इससे समाप्त होने लगे और राज्य की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होने लगा। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्याख्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। अपराध के लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के कामों को उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो एक निर्णय इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में और इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया। इसका जो आधार लिया गया, जैसा अभी हमने बात की कि राष्ट्र की सुरक्षा पहले है, समाज में वैमनस्य नहीं आना चाहिए, समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार के संघर्ष को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति विचार अभिव्यक्त करता है तो वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। तो इस आधार पर स्वतंत्रता की जो ये विचार अभिव्यक्ति की का मूल अधिकार था, इसमें कुछ युक्त प्रतिबंध प्रथम संशोधन द्वारा लगाए गए। ये जो स्थितियां थीं जिनके आधार पर लगाए गए, उनमें पहला था राज्य की सुरक्षा, दूसरी महत्वपूर्ण बात ली गई विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध और तीसरी बात ली गई सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए, चौथी बात ली गई शिष्टाचार या सदाचार, यानी एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। अगली बात ली गई न्यायालय का अपमान या मानहानि, यानी ऐसी स्थिति में भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। और अगला आता है अपराध के लिए उत्तेजित करना। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां थी जिनके आधार पर इस अधिनियम पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ इस अधिकार में कुछ बातों को शामिल किया गया। 10 फरवरी 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और इस निर्णय में विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार शामिल किया गया और इसी के साथ साथ इसमें खेलकूद की गतिविधियों के प्रसारण का अधिकार भी शामिल था।
और ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि भारत में राज्य को ही एकाधिकार प्राप्त है इस क्षेत्र में, अन्य एजेंसियां भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उनके अधिकार सीमित रहेंगे। तो ये पहले प्रकार की स्वतंत्रता हुई, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका विस्तार से जहाँ वर्णन है, जहाँ व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की छूट है, वहीं पर युक्त प्रतिबंध भी इस पर लगाए गए। अगली जो स्वतंत्रताएं इसमें दी गई स्वतंत्रता के अधिकार में, उसमें है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जहां विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं पर लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर के अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता और शांतिपूर्वक ही इस प्रकार के सम्मेलन को किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे। अगली जो स्वतंत्रता दी गई वो है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए संघ या समुदाय बना सकता है और इसके अतिरिक्त वो अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भी समुदाय और संघ का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस पर भी विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए जो आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए थे। यानी ऐसे किसी समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता जो शांति और व्यवस्था को भंग करे, राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है और सुरक्षा है, उसको षड्यंत्रपूर्वक खत्म करे। तो इस प्रकार की किसी सभा या संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अगला आता है भारत राज्य में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। कोई भी भारतीय नागरिक पूरे भारत में घूम सकता है और सामान्य जनता के हित में, या यदि कोई किसी विशेष जनजाति का हित है तो ऐसी स्थिति में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला आता है आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए आजीविका कर सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, लेकिन इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। यानी व्यवसायों के लिए या आजीविका के लिए निश्चित या निर्धारित योग्यताएं हों, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारोबार या उद्योग को राज्य पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले। इसके साथ साथ भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। सभी नागरिक अपने इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। संविधान में ये एक हरी नागरिकता के अनुरूप ये प्रावधान दिया गया है। हालांकि यहाँ भी वही प्रावधान है कि सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित पर इनमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 1997 में 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आए। इसमें जो निर्णय किए गए उसमें पहला निर्णय था टेलीफोन टेपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला आया। हालांकि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला भी 1997 में ही आया और इस फैसले का उद्देश्य था कि किसी संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल और किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा जबरन करवाए गए बंद में अंतर किया गया। यानी कोई संगठन अगर विशेष उद्देश्य से कोई हड़ताल करवाता है तो वो अलग है, और कोई राजनीतिक दल अगर ज़बरदस्ती बंद कराता है तो वो अलग है। तो इनमें अंतर करते हुए बंद को गैर कानूनी घोषित किया गया, क्योंकि बंद में सार्वजनिक संपत्ति नष्ट की जाती है, जनजीवन भी ठप हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को उससे नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 महत्वपूर्ण फैसले आए और उसे इसमें शामिल किया गया। अब आते हैं अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। ये हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में ही अभी चल रहे हैं। इसमें जो प्रमुख बातें आती हैं, अनुच्छेद 20 में जो कहा गया उसमें आता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक
अपराधी नहीं सिद्ध किया जा सकता या ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी कोई कानून यदि बाद में बना है तो उस कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को पीछे या पूर्व में उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही दंड दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण थी इसमें वो है किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अपराध के संबंध में संरक्षण था। अब आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के और जीवन की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने जीवन के अधिकार को मान्यता दी है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे इसमें और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई समय समय पर जो विभिन्न फैसले आए उसमें, जिसमें गरिमा में जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को दिया गया। यानी जीवन की सुरक्षा का अर्थ है व्यक्ति गरिमा में जीवन जी सके। और उसके बाद गरिमा में जीवन को भी परिभाषित किया गया जिसमें आता है व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं मिले। एक और फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का 1997 में जिसमें जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार दिया गया, जिसमें छोटे बच्चों को माँ के साथ रखने का अधिकार दिया गया। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई जिसमें जेल में भी अगर बंदी है कोई तो उसे भी गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। यानी उसे जिस जेल में रखा जाएगा, जिस कक्ष में रखा जाएगा, वहाँ भी उसे गरिमा में तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। उसे मूलभूत चीज़ें वहाँ पर भी मिलनी चाहिए। आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा 44वें संविधान संशोधन 1979 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके साथ साथ इसमें इस तरह की चीज़ें भी हैं जिसमें ये बाद में संशोधन हुए हैं, जिसमें ये कहा गया कि एक बालिग युवक और युवती अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को चुन सकती है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में कुछ महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई। इसमें था अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। यहाँ ये जोड़ा गया कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि या अभिभावक हैं या माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें या अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। तो इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ी गई। इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 22 पर जो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण देने की बात करता है। किसी भी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो ऐसे में भी उसे कुछ अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिए गए हैं अनुच्छेद 22 में। इसमें कहा गया है अपराध और बंदी बनाए जाने के कारण को बताए बिना अधिक समय तक किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी तरह से जिसे भी गिरफ्तार किया गया है उसे वकील से परामर्श करने का पूरा अधिकार रहेगा और अपने बचाव के प्रबंध का अधिकार भी उसको रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो बिना न्याय प्राप्त किए उसको जेल में डाल दिया जाए और बिना कारण बताए उसे लंबे समय तक बंदी बना के रखा जाए, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार उसे अधिकार देता है कि वो कारण जान सके, वकील से परामर्श कर सके। तीसरी बात जो इसमें है वो है बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष उसे उपस्थित करना अनिवार्य है। इसमें उसे न्यायालय तक ले जाने का जो समय है वो शामिल नहीं किया गया है। अगला आता है बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार। इन दो प्रकार के अधिकारियों पर, दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होते हैं। यानी 24 घंटे में उपस्थित करने का या वकील करने का, परामर्श लेने का जो अधिकार है वो सीमित किया है दो तरह के अपराधियों पर। पहला है शत्रु देश के निवासी अगर वो हैं, और दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो बंदी बनाए गए हैं उन लोगों पर भी ये कानून उस तरह से लागू नहीं होगा। अब आते हैं निवारक निरोध कानून के ऊपर जो इसी से संबंधित है, मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 22 खंड 4 इसमें से दिया गया है।
वास्तव में ये जो कानून है ये अपराध किए जाने से पूर्व बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के तहत नज़रबंदी है। यानी इसमें न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और पहले ही व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। यानी जब ये लगे कि ये व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है तो उसको पहले से ही नज़रबंद कर दिया जाए ताकि अपराध होने से रोका जा सके। निवारक निरोध की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला अधिनियम है निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950 से 1969 तक ये लागू रहा था, इसके बाद ये खत्म हो गया। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या जिसे मीसा भी कहा गया था 1971 से अप्रैल 1979 तक ये चला। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो 1981 से लागू है। चौथा आता है आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून जिसे टाडा कहा गया था 1985 से 1995 तक ये चला। पांचवा आता है आतंकवाद निरोधक कानून जिसे पोटा बोलचाल की भाषा में कहा गया 2002 से मार्च 2004 तक ये लागू रहा। 21 सितंबर 2004 को अधिनियम के आधार पर पोटा को निरस्त कर दिया गया। और अगला आता है छठा आता है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। ये जो निवारक निरोध के संबंध में जो वर्तमान स्थिति है, जैसा हमने देखा कि विभिन्न जो कानून है वो समय समय पर खत्म कर दिए गए, लेकिन दो प्रकार के जो कानून हैं, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये इसके अंतर्गत 1984 में संशोधन किया गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा और इसे और कठोर कर दिया गया। इसमें किसी व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने या आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करने तक उसे नज़रबंद रखा जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो इसमें प्रावधान किया गया वो था नज़रबंदी के हर कारण पर अदालत को अलग अलग कर विचार करके फैसला करना होगा। तो इस तरह से ये स्थितियाँ इसमें रखी गई। हालांकि इसमें इसका दुरुपयोग बहुत हुआ और इसलिए इसकी आलोचनाएं भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं। अब आते हैं हम अगले मौलिक अधिकार पर। ये मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। जैसा कि हमें पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में और ब्रिटिश शासन के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा शोषण की व्यवस्था थी। ये शोषण धर्म के नाम पर भी था, जाति के नाम पर भी था, बेगार के रूप में भी था। इसमें एक तरह से जन्म के आधार पर भी ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता था। तो बहुत ज़्यादा शोषण की व्यवस्था थी और उसको ख़त्म करने के लिए व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दिया गया ताकि इसके तहत व्यक्ति अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, अपना विकास कर सके बिना किसी भेदभाव के। तो इसको हम देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा शोषण के विरुद्ध ये अधिकार प्रदान किया गया। इसमें जो व्यवस्थाएं की गई वो ये थी कि शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त किया जाए, यानी किसी भी प्रकार का शोषण जो किया जा रहा है वो मानवीय शोषण के रूप में दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसमें हरिजन आता है, खेतीहर जो श्रमिक थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा शोषण था, उनका कम पैसे देकर काम कराया जाता था, या हरिजनों के साथ में बहुत भेदभाव बढ़ता जाता था। स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा अपराध किए जाते थे, अनाचार किए जाते थे। तो उसके तहत ये शोषण की जो व्यवस्था थी इसे खत्म करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 23 के द्वारा इस बेगार और ज़बरदस्ती किए हुए श्रम को निषिद्ध ठहराया गया और इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। तो किसी भी प्रकार का जो मानवीय शोषण है उनके सभी रूपों को अनुच्छेद 23 के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है और ये अपवाद है राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। लेकिन जब भी इस योजना को लागू करेगा राज्य या करता है तो उस समय राज्य नागरिकों के बीच
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी ये भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मूल वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर देखें तो जो हमारे यहाँ प्राचीन परंपराएं, प्रथाएं या कुरीतियाँ चली आ रही थी, उनको खत्म करने में इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23(1) लाया गया, जिसके माध्यम से व्यक्ति की खरीद फरोख्त को रोका गया, बेगार पर रोक लगाई गई। यानी बिना पैसे दिए लंबे समय तक लोगों से काम कराते रहने की जो एक परंपरा चली आ रही थी, जिसे हम जातिगत आधार पर कह सकते हैं, पारिवारिक आधार पर कह सकते हैं, उसको इसके माध्यम से खत्म किया गया। अगला आता है अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम की एक बहुत बड़ी समस्या विश्व स्तर पर मौजूद रही है। इसे खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में इसे मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया और इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खान या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और इसी प्रकार के किसी भी अन्य प्रकार के काम में भी इसको नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से इसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में बहुत से कदम उठाए गए और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी बाल श्रम के निषेध पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। तो इस तरह से जो श्रम की स्थिति थी भारत में या सामाजिक जातिगत आधार पर जो शोषण किया जाता था, उसको खत्म करने में अनुच्छेद 23 और 24 ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने 2 मूल अधिकारों को देखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत विस्तार से दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा आलोचना का विषय भी रहा है, क्योंकि बहुत से विचारकों का ये मानना है कि इसमें जो स्वतंत्रताएं दी है उन पर प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, लेकिन जो प्रतिबंध है वो सार्वजनिक हित में लगाए गए हैं, राष्ट्र की सुरक्षा में लगाए गए हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, यह विदेश संबंधों को बढ़ावा देने के संदर्भ में लगाए गए हैं या किसी भी प्रकार के अपराध को या आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए लगाए गए हैं। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम या मौलिक अधिकार हमारे, जिनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। कल की क्लास में हम बाकी के मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे।